एग्जाम क्लासेस में फरवरी के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर हमारे लिए क्या क्या काम का हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए 30 जनवरी के दिन एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। मतलब ऐसे डिजीज जो मेनली ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं और उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च या ज़्यादा कुछ काम नहीं किया जाता, क्योंकि मेनली ज़्यादातर गरीब पॉपुलेशन ही इन डिजीज से इफेक्ट होती है। तो इनको आप ऐसा मान सकते हैं कि फार्मा कंपनी हो या मेडिकल रिसर्च हो, इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थीम क्या है? अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज। देखिए जैसे बता दिया कि पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में हम मेनली जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं वही रहती हैं, क्योंकि यहाँ डेवलप्ड कंट्री तो होती नहीं, तो इसलिए इनसे रिलेटेड जो डिजीज है उन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। 2012 में एक लंदन में डिक्लेरेशन भी हुई थी जिसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो 30 जनवरी की डेट दोस्तों याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि अंडमान निकोबार आप सभी जानते हैं, वहाँ निकोबार जो आइलैंड है वहां पर एक पैरासाइटिक फ्लावर मिला है, एक इस तरह का प्लांट मिला है जो पैरासाइट की तरह रहता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? सेप्टेम मैरांथस, ये नाम है उसका। और ये किसी दूसरे पैरासाइट का मतलब होता है जो कि परजीवी, जो किसी दूसरी प्लांट या किसी दूसरे लिविंग चीज पर निर्भर होता हो, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। जो अपने खाने के लिए किसी या जो किसी दूसरे जीवित जंतु पर क्या करता है, डिपेंड करता है, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसा एक पैरासाइट प्लांट है जिसका नाम है सेप्टम मैरांथस, और जो हॉर्स फील्डिया ग्लेबारा, इस वाले प्लांट पर वो ग्रो करता है, यानी इससे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आप सभी जानते हैं इंडिया में है दोस्तों। क्या क्या है इसका, 30 साल हो गए दोस्तों उसको। तो 1992 में ये 1 जनवरी 1992 से काम कर रहा है, तो इसको 30 साल हो गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके 30वां जो फाउंडेशन डे है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या किया है, इसको एड्रेस किया है। और इस प्रोग्राम की जो थीम थी दोस्तों क्या था, सी द चेंज मेकर। और देखिए जनवरी 1992 से काम कर रहा है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक ये एक्ट के थ्रू काम करती है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। प्रेजेंट में जो इसकी चेयरमैन है वो मिस रेखा शर्मा है, और पहली जो इसकी चेयरमैन नहीं है वो जयंती पटनायक रही है। एक और चीज देखते हैं दोस्तों, एक स्पेशल टाइप का साइक्लोन जो कि ईस्टर्न यूएसए में स्ट्राइक किया है, उसका नाम है बॉम्ब साइक्लोन। बोम्बोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है ज्योग्राफी में, एक फिजिकल फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, साइक्लोन बन जाता है कई बार। तो उसको क्या कहते हैं, बोम्बोजेनेसिस, या इस साइक्लोन का नाम क्या है, बॉम्ब साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है, इसमें बहुत जल्दी से लो प्रेशर हो जाता है, प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का बहुत जल्दी से गिर गिर जाता है। और ये होता कब है, जब कोई कोल्ड एयर मास किसी वार्म वाटर से टकराता है। जब कोई कोल्ड एयर मास मतलब कोल्ड एयर जब वार्म वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो बोम्बोजेनेसिस बनता है। बोम्बोजेनेसिस मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रेशर कम हो जाता है, और उससे क्या बन जाता है, एक साइक्लोन की कंडीशन बन जाती है, जिसको बोम्बोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। और उस साइक्लोन को बॉम्ब साइक्लोन, ऐसा अभी हाल ही में कहाँ बना है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। देखिए सेहत एक पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके लिए। और उसमें होगा क्या, टेली कंसल्टेशन होगा दोस्तों। टेली टेली कंसल्टेशन मतलब कि ऑनलाइन आपको क्या दिया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी। और क्या करा जाएगा, ऑनलाइन ही एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जो कि आपको कहीं पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ना जाके आप टेली कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं डॉक्टर की, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। ये किन के लिए है, ये मेनली जो हमारे जो तीनों आर्म सोर्सेस हैं उनके जो उनके जो फैमिली मेंबर है, मेनली उनकी जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है ये। ठीक है ना। तो ये 2000 क्या हुआ, 2021 में ये लॉन्च किया गया है। इसका जो ट्रायल किया गया था 2020 में किया था, और उसका उद्देश्य ये है कि जो भी पेशेंट हैं उनको होम, उनके घर पर रहकर ही उनको ठीक किया जाए, उनको अस्पताल में ना आने की जरूरत पड़े। इसको कहते हैं दोस्तों टेली कंसल्टेशन या टेली मेडिसिन। देखिए आप एक सिर्फ जानते हैं आजकल एक चीज होती है, देखिए ये आप अगर मैप देखेंगे, मैं आपको मैप दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो दिस इज रशिया, दिस इज बाल्टिक सी,
ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, ये बाल्टिक कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और ये दोस्तों जर्मनी है। अब रशिया से जर्मनी की तरफ देखिए तो ये नॉर्ड स्ट्रीम दोस्तों क्या है, ये दोस्तों गैस पाइपलाइन है, जो कि रशिया गैस भेजता है कहाँ, आपका जर्मनी, और जर्मनी से फिर पूरे यूरोप में रशिया की ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम दोस्तों, नॉर्ड वन और नॉर्ड टू दो पैरेलल लाइन है जिनके थ्रू जा रही है। अब इसके बारे में देखिए, पढ़ लेते हैं। देखिए, ये इसकी लेंथ कुल 1200 किलोमीटर की है, और जो रशिया के उस लूंगा जो भी नाम है वहां से जर्मनी तक जाती है। और ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, ये कौन से सी से होकर जाती है, तो दोस्तों ये बाल्टिक सी से होकर जाती है। ये देखिए, ये है बाल्टिक सी, मैंने आपको दिखाया, दिस इज बाल्टिक सी। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये कंट्रीज की तरफ है, ये फिनलैंड है, स्वीडन है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ये पूछ सकता है आपसे बाल्टिक सी की किस किस कंट्री को बाउंड्री शेयर होती है, तो ये पूछ सकता है आपसे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारा कर्नाटका का जो स्टाइल है टेम्पल का, उसको होयसाला टेम्पल कहते हैं या वैसारा टेम्पल कहते हैं। ये मेनली तीन जगह सिचुएटेड है। एक तो आपका बेलूर है, हेलीबीड है, और सोमनाथपुरा, ये तीनों कर्नाटका में है। इंडिया ने दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए 2022-23 की लिस्ट के लिए इन होयसाला टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मांगने के लिए नॉमिनेट किया है। इसका फायदा ये हो सकता है कि अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाएंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनको अपने कंट्रोल में ले लेगा और इनको अच्छे से कंजर्व कर सकता है, इनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 2022 को इंडिया के लिए भी वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम दोस्तों क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल। इंडिया के लिए खुशखबरी इसलिए भी रही कि इंडिया में दो और साइट को वेटलैंड रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया, रामसर साइट फॉर इम्पोर्टेंट वेटलैंड। एक तो दोस्तों गुजरात की खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी है, और जो कि गुजरात की है, और एक है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब इंडिया में दोस्तों कुल 49 रामसर की साइट हो गई हैं। इसका उद्देश्य ये रहा अब कि यूपी में अब सबसे ज्यादा रामसर साइट हो गई है, 10 रामसर साइट यूपी में हो गई है वेटलैंड की। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछा जाए सबसे ज्यादा एरिया किस राज्य का वेटलैंड है, तो वो दोस्तों गुजरात है। लेकिन अगर नंबर ऑफ साइट पूछा जा रहा है तो वो यूपी में है, वो कितनी है, 10 है दोस्तों। देखिए, वेटलैंड जो साइट होती है वो दो तरह की होती है मेनली, एक होती है कोस्टल और एक होती है इनलैंड। तो इंडिया में दोस्तों इनलैंड वेटलैंड ज्यादा है, ना कि कोस्टल। तो अब ये याद रहेंगे आपको कि इंडिया में कितनी टोटल वेटलैंड है दोस्तों, 49। आप सभी जानते हैं दोस्तों, बीजिंग में विंटर ओलंपिक चल रहा है और इंडिया ने भी उसका ऑफिशियल बॉयकॉट किया है, मतलब हमारे वहाँ कोई जो डेलीगेशन है नहीं जाएगा ब्यूरोक्रेट्स का। तो आपके लिए ये खबर जाननी जरूरी है कि जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक हो रहे हैं, इंडिया की तरफ से केवल एक ही एथलीट है जो वहां इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के आरिफ खान है। और ये दोस्तों स्कीइंग जो ये स्पोर्ट्स होता है, ये वो इनका फोटो है, ये जो स्कीइंग स्पोर्ट्स होता है ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नाम याद रखिएगा, आरिफ खान, जम्मू एंड कश्मीर। भारत को इजराइल के साथ 30 साल हो गए हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को। तो इंडिया इसराइल आप जानते ही हैं अच्छे रिलेशन है, 30 साल हो गए हमारे जो राजनीतिक संबंध है उनको। और ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर जो कि एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर था जिससे ऐसा आरोप था कि उससे जासूसी का होता है, ये दोस्तों इसराइल की कंपनी एगोस था उसने ही बनाया था। देखिए दोस्तों, आईआईटी दिल्ली ने एक ये प्रपोजल दिया था कि वह अपने जो कैंपस है वो बाहर देशों में भी खोलना चाहता है। सऊदी अरब और इजिप्ट में वो अपना क्या खोलना चाहता है, तो अपनी वो एक फॉरेन ब्रांच खोलना चाहता है। तो उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने डॉक्टर के राधाकृष्णन पैनल बनाया था। अब ये के राधाकृष्णन पैनल किससे संबंधित आपको याद रखना है, और ये बताएगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट की फॉरेन कैंपस में खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ये बताएंगे। एक और इम्पोर्टेंट है, केरला की सरकार ने इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन, ग्रेफीन आप जानते हैं दोस्तों, कार्बन की एक बहुत एलोट्रोप होता है, कहाँ पे खोलने की बात करी गई है दोस्तों, थ्रिसूर, कहाँ पर, केरला में। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, इन सब ने मिलकर ये खोलने का निर्णय लिया है। ग्रेफीन आप सभी जानते हैं कि कार्बन का एक एलोट्रोप होता है जो कि हेक्सागोनली अरेंज होता है, और ये बहुत पतला होता है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो दोस्तों ये है राफेल, आप जानते हैं फाइटर जेट है, हमने फ्रांस से उसको एक्वायर किया है। राफेल का दोस्तों मैरीन वर्जन, ऐसा वर्जन जो कि क्या हो सकता है, किसी एयरक्राफ्ट से
लॉन्च हो जाए उसको हमने क्या किया है दोस्तों, राफेल का मेरीन वर्जन हमने लॉन्च किया है जो कि आईएनएस विक्रांत से ये ऑपरेट हो सकता है। और ये हमने क्या है दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल को हमने सक्सेसफुली कर लिया है। राफेल हमने फ्रांस से खरीदा है और आईएनएस विक्रांत का हमने ट्रायल किया है और उसमें ये हो चुका है सक्सेसफुली। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, ये पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया है, अदरवाइज उसको फिर पेनलाइज किया जाएगा। एम जगदीश कुमार दोस्तों ये क्या बन गए हैं, जो कि पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे, अब इनको यूजीसी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। तो दोस्तों एम जगदीश कुमार अब यूजीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। यूजीसी आप जानते हैं एक वैधानिक संस्था है जो कि यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर काम करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1953 से काम कर रही है, बाद में इसको 1956 में क्या बना दिया गया, एक वैधानिक संस्था बना गया। एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भीमसेन जोशी आप जानते हैं, बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर रहे हैं। इनको दोस्तों क्या हो गया है, सोवी, इनकी 100वीं वर्षगांठ यानी बर्थ सेंटेनरी है, 4 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। इनको 100 साल की क्या हो गई है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी हो गई है। ये दोस्तों कर्नाटका से बिलोंग करते थे और 4 फरवरी 1922 को उनका जन्म हुआ। और ये जो फेमस थे वो ख्याल सिंगिंग, जो ख्याल एक क्लासिकल सिंगिंग होती है उसको गाने में इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और इनको जो क्लासिकल सिंगिंग का जो घराना है वो किराना घराना, ये किराना घराना के अंदर ये आते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1922 में दोस्तों चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसको भी 100 साल हो गए हैं। चोरी चोरा की घटना आप सभी जानते हैं कि दोस्तों उस समय एस जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रहा था। और चोरी चोरा एक जगह है गोरखपुर में, वर्तमान में गोरखपुर यूपी में। और यहाँ पर भी असहयोग आंदोलन चल रहा था और इसको कौन लीड कर रहा था, हमारे रिटायर्ड आर्मी के सोल्जर थे जिनका नाम था भगवान अहीर, जो कि महंगाई के खिलाफ और जो शराब बंदी के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन लगभग 4 फरवरी 1922 को 2000 से 2500 प्रोटेस्टर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने भीड़ को चोरी चोरा मार्केट की तरफ ले जाने के लिए मूव किया गया और उसी में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद वहां पर भीड़ गुस्से में आ गई, भीड़ ने अपना नियंत्रण खो दिया और भीड़ ने दोस्तों पुलिस चौकी में आग लगा दी और उसमें बहुत सारे पुलिस वालों की डेथ हो गई। जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस तरह से चोरी चोरा की घटना इतिहास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो 100 साल हो चुके हैं, पूछने के चांसेस बिल्कुल है इसके ऊपर, आप याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो वो चोरी चोरा की घटना थी। देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसर्च नेक्टर। तो दोस्तों ये क्या करने वाला है, ये कुछ ऐसी कोशिश करने वाला है कि अरुणाचल प्रदेश और मध्य और मेघालय के कुछ एरिया में ये सैफरॉन की खेती करने का एक्सपेरिमेंट करने वाला है। आप सभी जानते हैं कि सैफरॉन यानी जिसको केसर कहते हैं, बहुत महंगी ये एक दोस्तों क्या है फसल है, ये बहुत महंगा, ये स्पाइस है, मसाले कैटेगरी में आता है। मेनली इसकी खेती जो की जाती है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में की जाती है। पंपोर एक जिला है वहाँ, जो कि बहुत फेमस है अपने स्पेशल टाइप के सैफरॉन के लिए। तो अब करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसको अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में भी, क्योंकि कुछ कुछ वहां भी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी ही हैं। ईरान दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सैफरॉन का, और उसके बाद में स्पेन और तीसरे नंबर पे दोस्तों इंडिया सैफरॉन का प्रोड्यूसर है। देखिए आप सभी जानते हैं कि राइट के स्टैचू ऑफ यूनिटी तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गुजरात में है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में इसको क्या किया है दोस्तों, इसको इनॉग्रेट किया है। ये श्री रामानुजाचार्य जो कि एक भक्ति संत थे, जो कि 1000वीं उनकी बर्थ सेंचुरी है, अभी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनके लिए क्या किया गया है ये दोस्तों ये है वो, आप देख पा रहे हैं कि ये वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, ये दोस्तों हैदराबाद के पास में। ये बना किस चीज से दोस्तों, पंचलोहा, यानी इसमें 5 तरह के जो मेटल है यूज किए गए हैं दोस्तों, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है और जिंक। इनको क्या किया गया इसमें यूज किया गया। ये दोस्तों सेकंड टॉलेस्ट मेटालिस्ट स्टैचू है इन द सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। रामानुजाचार्य जी के बारे में आप जान सकते हैं, एक फिलोसफर थे, हिंदू थियोलॉजियन थे और ये वैष्णविज्म में बिलीव रखते थे। इनका जन्म श्री परम्बदूर विलेज में तमिलनाडु में हुआ था। इनका नाम दोस्तों लक्ष्मण भी था और इनको इलाया पेरुमल भी कहा जाता था।
और ये दोस्तों भक्ति मूवमेंट में बिलीव रखते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, छुआछूत कास्टिज्म इनके खिलाफ थे, और इनकी जो फिलोसफी थी उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। तो दोस्तों इनके बारे में इतना याद रखिएगा जरूर। हैदराबाद में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन किया दोस्तों, उसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ये संस्था है जिसका नाम है इक्रीसैट। इक्रीसैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ऑरिड ट्रॉपिक्स, जो कि रिसर्च का काम करती है एग्रीकल्चर में। इसके भी दोस्तों 1972 में इसको बनाया गया था, तो इसको 50 साल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी भी एक एड्रेस किया, और इसका एक स्पेशल लोगो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, इनोग्रेट किया। इसका इक्री सेट, ये किस चीज से रिलेटेड संस्था है? एग्रीकल्चर में रिसर्च करने का इसका काम है। 1972 में बनाया गया था, रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और FAO, ये भी इन्होंने भी इसको चार्टर को साइन किया हुआ। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पटना, चेरुवू, हैदराबाद में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। दोस्तों आप सभी जानते हैं श्योरिटी बॉन्ड बजट में आजकल काफी खबरों में रहा। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? देखिए दोस्तों, श्योरिटी बॉन्ड एक तरह का सिक्योरिटी होता है जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर भारत सरकार को देता है जब वह किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। मान लीजिए कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट मिला है जिसकी कॉस्ट 1,000 करोड़ रुपए है, तो भारत सरकार चाहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को अच्छी क्वालिटी के साथ साथ और ठीक समय में और कम कॉस्ट के साथ बनाए। लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्टर वास्तव में बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसकी गारंटी उसको देनी पड़ती है। पहले क्या होता था दोस्तों कि बैंक उसको गारंटी देते थे, और फिर वो बैंक को प्रीमियम देता था, और उसके बाद वो गारंटी वो भारत सरकार को जमा कराता था। उसके बाद उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। लेकिन अब बैंकों का बर्डन कम करने के लिए ये श्योरिटी बॉन्ड का काम दोस्तों ये इंश्योरेंस कंपनी भी करेंगी। मान लीजिए अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं जो मेरे को 1,000 करोड़ का हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं किसी भी एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, उसको 1,000 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए कहूंगा, तो मैं उसको अपना प्रीमियम दे दूंगा, मेरे को 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। वो इंश्योरेंस में श्योरिटी बॉन्ड के रूप में भारत सरकार को जमा करा दूंगा, जिससे अगर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। एक तरह से इसका फायदा ये होगा कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे और कम समय में और कम लागत में हो पाएंगे। आप सभी जानते हैं लता मंगेशकर जी जो कि भारत रत्न भी हैं, उनकी डेथ हो गई है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पहली फिल्म जिनमें 1948 मजबूर में इनको ने अपना फर्स्ट बॉलीवुड का सॉन्ग गाया था, दिल मेरा तोड़ा। और 2001 में इनको दोस्तों भारत रत्न भी मिला है, आप याद रखिएगा। एक और फिल्म पर्सनैलिटी रमेश देव, इनका भी नाम दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में रमेश देव जी का डेथ हुई है तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? दोस्तों ये भी क्या है, एक्टर ही रहे हैं, ये भी एक अभिनेता ही रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को झांकियां निकलती हैं, परेड होती है। देखिए ये उत्तर प्रदेश की झांकी है दोस्तों, जिसकी थीम आपको देखने में भी लग रहा होगा, ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश की टेबलू जिसको झांकी कहते हैं, उत्तर प्रदेश की झांकी को दोस्तों पहला स्थान मिला है। आप पढ़ते हैं इसके बारे में देखिए। कुल मिला के 12 स्टेट और यूटी ने पार्टिसिपेट किया 26 जनवरी की। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी की थीम थी वो दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को लेकर थी। और सेकंड स्थान दोस्तों कर्नाटका को मिला है, जिसको ट्रेडिशनल अपने हैंडीक्राफ्ट की थी। और तीसरा स्थान दोस्तों मेघालय को मिला है, जिसने अपना 50वां स्टेटहुड भी, उसको 50 साल हो गए मेघालय को बने हुए, तो उनकी थीम वही थी और इनको थर्ड स्थान मिला है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी, इसकी थीम याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब कुछ और भी जान लेते हैं किन किन लोगों को विनिंग प्राइज मिला है। बेस्ट जो मार्चिंग कॉन्टिजेंट है किसकी रही है, वो दोस्तों इंडियन नेवी को मिली है। और पैरामिलिट्री की जो मार्चिंग जो मिला है बेस्ट, वो किसको मिला है? CISF को मिला है। अगर मंत्रालयों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनको दोस्तों दोनों को पहला स्थान मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो थीम थी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसका उड़े देश का आम नागरिक उसकी थीम थी दोस्तों। तो दोस्तों ये रहेंगे कुछ ऐसे भी अवार्ड होते हैं जो पब्लिक के चॉइस पे दिए जाते हैं, पॉपुलर चॉइस अवार्ड पब्लिक से वोटिंग कराई जाती है, उनके विनर अलग होते हैं दोस्तों। तो उसमें दोस्तों जो बेस्ट जो टेबलू बेस्ट झांकी का जो अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को मिला है, जिनकी थीम
बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थी और बाय सिंबल ऑफ महाराष्ट्र का थी। बेस्ट पॉपुलर अवार्ड की बात करी जाए तो पब्लिक चॉइस में दोस्तों एयरफोर्स की जो कॉन्टिजेंट है उसको मिला है, और सीएपीएफ की कैटेगरी में सीआरपीएफ की कॉन्टिजेंट को मार्चिंग का बेस्ट अवार्ड मिला है। और सेंट्रल मिनिस्ट्री में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो कि जिसकी थीम थी इंडिया पोस्ट 75, इसके लिए था। बड़ी खुशखबरी रही दोस्तों हम सभी के लिए खेल की दुनिया से। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट हराकर अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि एंटीगुआ यानी वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स में खेला गया, स्टेडियम में खेला गया, इंडिया ने अपना 5th टाइटल, 5वीं बार दोस्तों हमने ये अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। और यश धुल, जो कि इंडिया की टीम के कैप्टन थे, वो 5वें ऐसे कैप्टन बन गए हैं मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुख चंद और पृथ्वी शॉ के बाद, जो कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जिताने में सक्सेसफुल हुए हैं। भारत ने दोस्तों तो ये इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया चेसेस डाउन द टारगेट, ठीक है, तो दोस्तों ने हमने इजीली टारगेट कर लिया। भारत की तरफ से जो राज अंगद बावा, उनको प्लेयर ऑफ द मैच सिलेक्ट किया गया है। और साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 506 रन बना के रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, उनको क्या किया गया, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। खेल की दुनिया से एक और खबर है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली ने जयपुर में दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी। धन्यवाद।